ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले CSET का पढ़ाई। ठीक है, तो आज का पहला चैप्टर रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या बताइए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनिएगा, 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा किस्सा जो है हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अच्छे से समझेंगे, एकदम बेसिक से समझेंगे क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, अपने को इतना तो पता है सर कि बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं सर कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर है हमारे फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है कि नहीं? बताइए ना। हाँ जी, ये कौन थे? एक इंडियन जूरिस्ट थे, समझ में आ रहा है? इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, पॉलिटिकल लीडर थे, समझ में आ रहा है? जिन्होंने लीड किया, क्या लीड किया? जिन्होंने लीड किया, क्या लीड किया बताइए ना। इन्होंने लीड किया कमिटी। सर कौन सा कमिटी? उस कमेटी को जिस कमेटी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। समझ में आ रहा है? उस कमेटी को जिस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ अलग ज्ञान में आप लोग को दे देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोचते कि सर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पूरा का पूरा लिखा गया है बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऐसा नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये लिखा गया है बाय द कमिटी, जिसका लीडर था कौन? जिसका लीडर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसका जो फीचर है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो फीचर है, ये बहुत सारे कंट्रीज से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। ठीक है, हमने पूरा का पूरा ड्राफ्ट नहीं किया। ये बहुत सारे जो फीचर्स है हम लोगों ने अलग अलग कंट्रीज से, हम लोगों ने मतलब कौन? ये कमिटी ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अलग अलग जो कंट्रीज है उनके जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, उन कॉन्स्टिट्यूशंस से यहाँ पे जो है हम लोगों ने कुछ हद तक कॉपी पेस्ट किया है ज़रूर। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होके ये अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। समझ में आ रहा है? तो पिछले वाले वीडियो में ना, मैंने जो सबसे पहले वीडियो छोड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वहाँ पे कुछ नादान परिंदे आ चुके थे एंड उन्होंने कहा सर आप बकवास कर रहे हो, सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा BR अम्बेडकर ने लिखा है, ये इंस्पायर्ड नहीं है, ये किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करता, ये पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा इंडिया के कमेटी ने लिखा है सर, BR अम्बेडकर ने खुद अपने हाथों से लिखा है। तो मैं उनको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने लिस्ट लेकर आया हूं कि कौन से वो कंट्रीज है जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर हुआ है। द लिस्ट ऑफ बोरोड फीचर्स, तो लिस्ट ऑफ बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले आते हैं ब्रिटेन। एंड ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे हम लोगों ने बहुत कुछ बोरो किया है, क्योंकि ब्रिटेन हमारे ऊपर जो है राज करके चले गए थे, राइट? सो दैट्स वाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ फीचर्स दैट इज बोरोड फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री, the maximum number of features borrowed from the constitution of a particular country is Britain. That is 8 borrowed features from the constitution. ठीक है, तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है। रूल ऑफ लॉ, ये जो रूल ऑफ लॉ है ये ब्रिटेन का है, समझ में आ रहा है? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ये ब्रिटेन का है। सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है ये ब्रिटेन का है। आयरलैंड से हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ लिए हैं, फीचर्स लिए हैं। कनाडा से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए है, USSR से लिए है जो कि अभी रशिया है। फिर फ्रांस से लिया है। अच्छा, रशिया का हम लोगों ने क्या क्या चिपका डाला बताइए ना? फंडामेंटल ड्यूटीज़, समझ में आ रहा है? फिर जर्मनी का, फिर साउथ अफ्रीका, फिर जापान का, समझ में आ रहा है? तो मोटा मोटा बात यह है कि भाई मेरे, ये जो सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो जितना भी चीज़ें लिखा है ना, ये इंस्पायर्ड है। एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या किया वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन काहे ले रहे हो? अच्छा, सबसे अच्छी तरीके से हम लोग स्ट्रेस करेंगे आर्टिकल्स के ऊपर, जो एग्जामिनेशन में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, बिकॉज इसी में से पूछे जाएंगे। अच्छा, आर्टिकल 14 to 18 हमारे सिलेबस में है, क्या बताइए ना? आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 19 to 22 हमारे सिलेबस में है। तो सीधा सीधा बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक जो है वो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 14 जो है, देखो अच्छे से, आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 जो है ये क्या कहता है?
ये कहता है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। फिर आर्टिकल 19 to 20 क्या कहता है? आर्टिकल 19 to 20 कहता है राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 23 से 24 जो है, ये दो आर्टिकल क्या कहता है? कहता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि भैया ह्यूमन एक्सप्लॉयट जो करते हैं हम लोग, जैसे कि पकड़ लो ह्यूमन बींग्स को बेच देना, समझ में आ रहा है, इंसानों को बेच देना, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म जो हो आप चूज कर सकते हो। ये कौन सा आर्टिकल राइट देता भाई मेरे? आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। फिर देखो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक जो है वो राइट देता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखना ये आपका राइट है। ये कौन राइट देता है? आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। ईच इंडिविजुअल आर्टिकल क्या क्या कहता है वो मैं भी आपको बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब ग्रुप स्टडी कर लेते हैं एक बार अच्छे से। आर्टिकल 32 जो है वो कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी बताइए ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अच्छा, ये एक एक आर्टिकल क्या काम करता है, ये एक एक आर्टिकल क्या कहता है। अच्छा, आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, 17 क्या कहता है, 18 क्या कहता है, ये सारा चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ के तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि अच्छे से देखिए। यहाँ पर है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, आर्टिकल 19 से लेकर 20 तक, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। लेकिन यहाँ पर एक आर्टिकल मिसिंग है, वो है आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 मिसिंग है। सबसे पहले हम लोग इन आर्टिकल्स के बारे में जानें, उससे पहले हम लोग जानेंगे आर्टिकल 31 के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 31 क्या कहता है? आर्टिकल 31 एक स्पेशल आर्टिकल है, ठीक है, एक स्पेशल आर्टिकल है। इस आर्टिकल को हटाया गया है। क्यों हटा दिया? हाँ जी, क्यों हटाया गया वो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो अपना फंडामेंटल राइट्स है, क्या बताइए ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स ये क्या है बताइए? ये राइट्स बाय द गवर्नमेंट नहीं है, ये राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। समझना अच्छे से। इनमें डिफरेंस क्या है सर? इनमें डिफरेंस क्या है सर? समझाइए ना, मैं समझाता हूँ। क्या है कि ये फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ये आपका बेसिक राइट होता है, जीवन जो है जीने के लिए ये आपका बेसिक राइट होना चाहिए। ये है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट राइट, ठीक है। किसी भी इंसान से अगर उसका फंडामेंटल राइट छीना जाए तो वो इंसान जो है अधमरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधमरा हो जाएगा। ही विल नीदर लिव नॉर डाई इन द मिडिल। समझ में आ रहा है? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन लिविंग इन दिस लैंड टू हैव देयर ओन फंडामेंटल राइट्स, राइट, सो दैट दे कैन लिव हैप्पीली। क्यों? मैं समझाता हूं आपको। अगर आपसे कोई इक्वालिटी जो है वो छीन लिया जाए, ठीक है, पक्षपात किया जाए आपके साथ, तो क्या आप जी पाओगे? अगर आपको जेल में बंद किया जाए, फ्रीडम आपका छीन लिया जाए विदाउट एनी रीजन, क्या आप जी पाओगे? अगर आपको बेच दिया जाए बाजार में, एक्सप्लॉइट किया जाए आपको, क्या आप जी पाओगे? हाँ जी। अगर आपको आपके धर्म के अगेंस्ट आपको चलने के लिए बोले तो क्या आप जी पाओगे? अगर आपका कल्चर जो है वो छीन लिया जाए, एजुकेशनल राइट्स छीन लिया जाए, क्या आप जी पाओगे? हाँ जी, ये बता दीजिए, क्या आप जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे सर, क्योंकि ये हमारा बेसिक अधिकार है। इन्हीं बेसिक अधिकारों में से एक अधिकार था राइट टू, इन्हीं बेसिक अधिकारों में से एक अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 में था, ठीक है। क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 में था। अब इस राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया है। क्यों हटाया गया है समझना, और कब हटाया गया मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले ये हटाया गया है बाय द 44th, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपके एमसीक्यूज आएंगे भाई मेरे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1978 को हटा दिया। इसको किसको हटा दिया? राइट टू प्रॉपर्टी को। क्योंकि
फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ जाता था राइट टू प्रॉपर्टी। और फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स है जो आपसे आपका गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकता, गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकता। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट छीन ही नहीं सकता विदाउट एनी रीजन। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर आप क्राइम कर रहे हो फिर आपका फ्रीडम छीन लिया जाए, ठीक है, आपका इक्वालिटी जो है वो छीन लिया जाए। इक्वालिटी तो नहीं छीन सकते, फ्रीडम मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, ठीक है, वो अगर छीन लिया जाए तो कैसे हो पाएगा बताइए? वो हो जाएगा क्योंकि आपने क्राइम किया है ना, तो आपको जेल में बंद कर देंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो इनमें से एक राइट था अपना राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा चीज़ है, अंबेडकर साहब ये बोलना चाहते थे कि भैया आप अगर इंडिया के हो तो आपको जमीन, दैट इज लैंड, मतलब प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग पकड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी का पूरा अधिकार मिलेगा। आप खरीदो ना खरीदो, गवर्नमेंट आपको प्रॉपर्टी देंगे। अब सोच लो, आज के डेट में अगर कुछ ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी देने लग जाए, समझ में आ रहा है? आप इंडियन सिटीजन हो, आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगा, तो क्या इंडिया में हम लोग सरवाइव कर पाएंगे? क्या आज इंडिया में एक भी कोना बचेगा प्रॉपर्टी का अगर फ्री में मिल जाए, फ्री में गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दे? तो गवर्नमेंट को ये रियलाइज हो गया 1978 में कि भैया इसको तो हटाना पड़ेगा। तो सर इसको इन द फर्स्ट प्लेस इसको लाया क्यों गया था? समझो, इन द फर्स्ट प्लेस लाया क्यों गया था? 1947 का पार्टीशन याद करो, इंडिया का में जो पार्टीशन हुआ था वो याद करो। उसमें क्या हुआ भैया? इंडिया का मैप है ये, ठीक है, इंडिया का मैप है ये, यहाँ पर है अपना पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पर है अपना बांग्लादेश, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि भैया जब पाकिस्तान से ट्रेन में बैठ के, पहले तो ये पूरा इंडिया था ना, ये तो पूरा इंडिया था पार्टीशन से पहले, लेकिन उसके बाद जब पार्टीशन हुआ फिर अंबेडकर साहब ने कहा कि भाई साहब जो जो इंडिया आना चाहते हैं वो आ जाइए, ठीक है, एंड जो बाहर रहना चाहते हैं वो चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हुआ, तो फिर इंडिया में जो जिनका घर जमीन पाकिस्तान में है वो इंडिया में कैसे आ जाए? पहले ये बताओ। जिसका घर जमीन बांग्लादेश में है वो इंडिया में कैसे आ जाए? अपना घर जमीन छोड़ के कैसे आ जाए? क्या ये पॉसिबल है किसी भी इंसान के लिए? तो अंबेडकर साहब ने रियलाइज़ किया एंड बोला कि आप लोग टेंशन ना लीजिए भाई मेरे, पार्टीशन तो हो रहा है लेकिन यू विल हैव द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। अगर आप चाहते हो यहाँ पे आना तो आप आ सकते हो, एंड अगर आप आए यहाँ पे देन यू विल हैव द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी दिया जाएगा, आप चैन से रह पाओगे, उसका आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो ये उस टेम्पररी पर्पस के लिए ये बनाया गया था, समझ में आ रहा है? एंड इसको फंडामेंटल राइट्स में इसीलिए हम लोगों ने घुसा दिया सो दैट कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी सत्ता पलट जाए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए तो इससे कॉमन पब्लिक से ये छीन नहीं सकते। समझ में आ रहा है? छीन नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आफ्टर सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल का कोई मतलब नहीं बनता था, बिकॉज पार्टीशन वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका था, सब लोग सेटल हो चुके थे। अब आपके जो बच्चे हैं उनको क्यों हम लोग प्रॉपर्टी दे, है कि नहीं? या कोई भी बंदा अगर बाहर से आके इंडियन सिटीजन बनना चाहता है, उनको क्यों हम प्रॉपर्टी दे? आप कमाओ फिर खरीदो, ठीक है। अगर आपका बच्चा, हमने आपको दिया, आपका बच्चा कमाएगा फिर खरीदेगा प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट का ही देगा प्रॉपर्टी। ऐसा करने से तो भैया लैंड सब चला जाएगा, राइट? सो दैट इज द ओनली रीजन व्हाई द आर्टिकल 31 वाज रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बवाल सर, सच्ची में बता रहा है, मज़ा आ जाएगा। देखो, तो ये समझ चुके आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझा दिया मैंने कि अंबेडकर साहब ने ये जो आर्टिकल्स है कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया है, ठीक है। एंड आर्टिकल 31 आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इट वाज रिमूव्ड, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट से रिमूव हुआ? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इस चीज का याद रखना भैया, वरना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे मतलब ऐसे जो है पिक्चर वगैरह डाल रखा है सो दैट आप लोग समझ जाओ, ठीक है। तो इनको चाहिए भैया अधिकार, किस चीज़ का अधिकार चाहिए? प्रॉपर्टी का अधिकार। वो मिल सकता था आपको, लेकिन 1978 से पहले, उसके बाद जो है उसको हटाया गया है।
प्रीवियसली, एक बार हम लोग रीड कर लेंगे यहां से। प्रीवियसली द राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 वॉज ऑल्सो गारंटीड एज अ फंडामेंटल राइट। प्रीवियसली मतलब पहले पहले हम लोग फंडामेंटल राइट के हिसाब से आपको आर्टिकल 13 भी देते थे, लेकिन ठीक है, विच हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज नाउ ओनली ए लीगल राइट। ये समझो, क्या सर राइट टू प्रॉपर्टी हट चुका है? नहीं, हट तो नहीं चुका है, ठीक है। हाँ, फंडामेंटल राइट से हट चुका है, लेकिन इसको हम लोग मिटा नहीं दी कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31 अभी भी प्रिजर्व करके रखे हैं, लेकिन इसको रिमूव नहीं कर दिए हम लोग ने। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब ये जो लीगल राइट है, देखो इसका मतलब क्या है। मतलब ये लोग बोलना चाहते कि भैया ये फंडामेंटल राइट से हम लोग हटा के इसको लीगल राइट कर दिए। लीगल राइट का मतलब होता है, लीगल राइट का मतलब होता है कि भैया आप खरीद सकते हो प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी का मालिक हो सकते हो, लीगली खरीद सकते हो। कैसे खरीदेंगे? पट्टा करा लेंगे, समझ में आ रहा है? अरे लैंड रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे अपने नाम पे, समझ में आ रहा है? किसी से खरीद लेंगे, वो लीगल राइट है। मतलब लीगली आप जमीन खरीद सकते हो। किसका सर? कहाँ का जमीन खरीदे? भैया इंडिया का, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो। समझ में आ रहा है? तो प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज नाउ अ लीगल राइट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप आराम से जवाब दे देना, ठीक है। बोल देना कि सर सैम ने समझाया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे सर? मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभी जो है वो देखेंगे हम लोग स्टेट। क्या बताइए ना? स्टेट देखेंगे, ठीक है। स्टेट क्या है? अच्छा सर, ये आपने एक्सप्लेन नहीं किया सर। ये राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल 14, 15, हाँ जी सर 16, सर 17, सर 18, राइट टू इक्वालिटी का, ये सारा आपने एक्सप्लेन नहीं किया। ये एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगी, एक एक इंडिविजुअली मैं एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से लिखवा दूंगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए, ठीक है। और ये पीडीएफ में अवेलेबल भी करवा दूंगा, आप इस पीडीएफ से आराम से कर सकते हो। अगर पॉसिबल हो तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां से शुरू करते हैं। एक डेफिनेशन है जो बहुत बवाल है, ये आपको समझना होगा। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। स्टेट का मतलब क्या होता है? अब जैसे हम लोग स्टेट कहते हैं ना, स्टेट का मतलब आप लोग समझते हो अच्छा वेस्ट बंगाल, अच्छा वेस्ट बंगाल होगा, अच्छा बिहार होगा, अच्छा हाँ जी महाराष्ट्र होगा, फिर अच्छा महाराष्ट्र नहीं, हाँ जी जम्मू एंड कश्मीर। अरे ऐसा नहीं होता है। स्टेट हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम लोग स्टेट पकड़ेंगे, स्टेट मतलब कंट्री, द गवर्नमेंट, समझ में आ रहा है? हाँ जी, दी गवर्नमेंट, उसको हम लोग स्टेट कह रहे हैं, ठीक है। स्टेट कह रहे हैं हम लोग गवर्नमेंट को। अब स्टेट में बोला जाए तो क्या क्या इंक्लूडेड है वो हम लोग देखेंगे। स्टेट इंक्लूड्स, समझ में आ रहा है? स्टेट इंक्लूड्स, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है यही 6 डेफिनेशन, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इंक्लूसिव का मतलब होता है कि इसमें और भी ज़्यादा मीनिंग है, इसमें और भी ज़्यादा इंक्लूड हो सकता है। इनके अलावा भी और भी बहुत सारा चीज़ है जो स्टेट हम लोग मानते हैं। इन जनरल हम लोग स्टेट मानते हैं इन चीज़ को। क्या है सर वो चीज़? सबसे पहले समझा दीजिए। अच्छा, सबसे पहले है द गवर्नमेंट है स्टेट, समझ में आ रहा है? एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। फिर बताया द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल का, एंड स्टेट लेवल का बताइए ना लेजिस्लेचर, ठीक है। द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। उसके अलावा ऑल लोकल और अदर ऑथोरिटीज को हम लोग मानेंगे स्टेट। ऑल लोकल, फिर से सुनो अच्छे से, लोकल और अदर ऑथोरिटीज को मानेंगे हम लोग स्टेट, जो कि इंडिया के टेरिटरी के अंदर होगा या फिर और अंडर द कंट्रोल होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो सुनिए अच्छे से, उन लोकल ऑथोरिटीज, लोकल या फिर उसके अलावा दूसरा कोई ऑथोरिटीज है जो इंडिया के टेरिटरी के अंदर हो या फिर और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, उनको हम लोग मानेंगे स्टेट। हो सकता है कि इंडिया के टेरिटरी के अंदर ना हो, इसलिए और लगा दिया ना, ठीक है। ये इंडिया के टेरिटरी के बाहर है, लेकिन वो कंट्रोल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया कंट्रोल कर रहा है उसको, ठीक है। कंट्रोल है अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यू गॉट इट?
यू बेटर गॉट इट ब्रो। तो स्टेट हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा बताइए, द गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल का एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फिर द स्टेट लेवल का गवर्नमेंट प्लस लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, उसके बाद ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विच आर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ चुके सर, बवाल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, स्टेट समझ चुके सर। उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा 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 अच्छा, ये क्या चीज़ है मैं आपको पहले समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है समझो, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उन्होंने ये टेस्ट वगैरह दिया है, ये देखो ना, फॉलोइंग टेस्ट वगैरह दिया है, जिससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसलिए हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई भी एंटिटी जो है वो एजेंसी है कि नहीं स्टेट का, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटलिटी या फिर एजेंसी है कि नहीं स्टेट का। मतलब समझाता हूँ मैं, क्या होता था, ठीक है, क्या होता था। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल समझो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या ये एक ऑथोरिटी है? हाँ जी, एक ऑथोरिटी है। क्या इसको कंट्रोल कर रहा है बाय जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? हाँ जी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल कर रहा है। क्या ये एक स्टेट है फिर? यस, ये एक स्टेट है, ठीक है, ये एक स्टेट है। समझ में आ चुका है। अब पकड़ ले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई स्टाफ मेंबर जो है, उसको एक जेरोक्स निकालना था, ठीक है, और ये बैंक का जो जेरोक्स मशीन था वो खराब हो चुका था, तो वो रास्ते से होके निकलने के बाद वो बाहर दुकान में जाके जेरोक्स करवाया, ठीक है। दुकानदार जो है वो इस बैंक के लिए जेरोक्स करके देता है, ठीक है। ये दुकान जो है ये एक एंटिटी है, समझ में आ रहा है। अब ये एंटिटी क्लेम करने लग गया अपने आप को, भैया हम तो गवर्नमेंट का है, हम गवर्नमेंट का है, हमारा जो है ये गवर्नमेंट एजेंसी है, हम एज ए एजेंट काम करते हैं गवर्नमेंट का, ये क्लेम करने लग गया ये दुकानदार। समझ में आ रहा है। तो एसबीआई ने बोला भैया वो कैसे, बोले कि भैया आप अपने सारे काम जो है वो हमारे से करवाते हैं, आपका हमारा रिलेशन है जेरोक्स का, तो आप क्या बन जाओगे, हम बन जाएंगे आपका एजेंट। समझ में आ रहा है। स्टेट बैंक को ऐसा बोल दिया इस जेरोक्स वाले दुकान ने। फिर स्टेट बैंक गया सुप्रीम कोर्ट के पास। अच्छा, ये कहानी मैं ऐसे बना के बोल रहा हूँ आपको, फिर मतलब चीज़ ऐसा ही है, इसका एक प्रैक्टिकल केस लॉ है, वो मैं आपको बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट निकाला। जजमेंट जो है वो कैसे निकलता है, किसी भी केस से निकलता है, राइट, किसी भी केस से निकलता है। वो केस क्या है, ठीक है, वो केस है, लिख लो, एग्जामिनेशन में आएगा फटाफट, ठीक है। अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब, खालिद बताइए, खालिद मुजीब। इस केस में बताया गया कि कोई भी एंटिटी वो गवर्नमेंट का है कि नहीं, वो कैसे पता लगता है। तो ये एग्जामिनेशन में आ सकता है, आप ना इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बताए कि जितना मैं मार्क करवाऊंगा ना, आग बंद करके उतना ही करना है। सबसे पहले बताए कि अगर अंटायर शेयर कैपिटल, नंबर 1 क्या बोल रहा है देखो, अगर अंटायर शेयर कैपिटल उस कॉरपोरेशन का अगर हेल्ड हो रहा हो बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब जाके वो एज ए एजेंट हम लोग मान सकते कि भैया पूरा शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो तो गवर्नमेंट कंपनी बन गया ना। वो कॉरपोरेशन कंपनी हो या फिर नॉर्मल कॉरपोरेशन हो, एंटिटी हो, तो वो जो है, सर कॉरपोरेशन एंड कंपनी में डिफरेंस क्या है भाई मेरे, आपको कंपनी लॉ का लेक्चर देखना होगा तब जानने के लिए, ठीक है। कंपनी लॉ में मैंने बता रखा है कि भैया एवरी कंपनी इज ए कॉरपोरेशन बट एवरी कॉरपोरेशन इज नॉट ए कंपनी। क्यों? क्योंकि अगर आपको कंपनी बनना है, आपको सबसे पहले बनना होगा कॉरपोरेशन, ठीक। उसके बाद आपको रजिस्टर करवाना होगा अपने आप को, अपनी कंपनी को, ठीक है, अपने कॉरपोरेशन को अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो जितने भी एंटिटीज, जितने भी कॉरपोरेशन ने रजिस्टर करवा रखा है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, वो बन जाते हैं कंपनी। समझ में आ रहा है। तो नॉर्मली एवरी कंपनी इज ए कॉरपोरेशन, ठीक है। कंपनी बनने के पहले वो कॉरपोरेशन था, ठीक है। कॉरपोरेट स्टेटस है उसका भाई मेरे, बहुत डीप नॉलेज है, वो आपको कंपनी लॉ में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बताया मैंने कि
इट वुड गो अ लॉन्ग वे टूवर्ड्स इंडिकेटिंग दैट द कॉर्पोरेशन इज एन इंस्ट्रूमेंटली और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। इतना मत पढ़ो, सिर्फ इतना याद रखो कि अगर एंटायर शेयर कैपिटल उस कॉरपोरेशन का हेल्ड कर रहा है बाय द गवर्नमेंट तो भैया वो गवर्नमेंट का है, ठीक है। अगर फिनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है, अगर फिनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है, कौन दे रहा है? ऑफ द स्टेट, स्टेट दे रहा है फिनेंशियल असिस्टेंस, समझ में आ रहा है। इज सो मच एज टू मीट ऑलमोस्ट द एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉरपोरेशन। मतलब ये जो कॉरपोरेशन है ना, मतलब ये जो कॉरपोरेशन है ना, इसका एंटायर एक्सपेंडिचर जो है वो फिनेंस कर रहा है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। किसी भी प्रकार का, एक प्रैक्टिकल बात समझो यार, किसी भी प्रकार का कंपनी है यहाँ पे, किसी भी प्रकार का क्या है बताइए ना, या कॉरपोरेशन है, दुकान है, इसका जो जितना भी खर्चा पानी लगता है वो गवर्नमेंट देता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, इसका जितना भी फिनेंशियल असिस्टेंस है वो गवर्नमेंट देता है। तब हम लोग समझ जाएंगे कि भैया ये तो गवर्नमेंट एजेंसी हो सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर वो मोनोपोली स्टेटस होल्ड कर रहा है तो, अगर वो मोनोपोली स्टेटस होल्ड कर रहा है तो भैया मोनोपोली स्टेटस जो है वो गवर्नमेंट तभी देगा अगर आप लोग मोनोपोली स्टेटस, याद रखो अच्छे से, मोनोपोली स्टेटस तभी देगा गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट के खास हो आप। समझ में आ रहा है? मोनोपोली स्टेटस का मतलब ये होता है कि आपको एक किसी भी प्रकार का बिजनेस करने का लाइसेंस दे दिया है और वो लाइसेंस जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, रेलवे, ठीक है, रेलवे क्या है, गवर्नमेंट जो है वो मोनोपोली है उनका, क्योंकि रेलवे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है अभी, राइट। तो इसमें मोनोपोली स्टेटस है, तो रेलवे का कुछ भी बना रहे हैं वो लोग, वो गवर्नमेंट का एजेंसी है, इस प्रकार से हम लोग मानेंगे। तो अगर मोनोपोली स्टेटस दे दिया हो स्टेट ने, आपको मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करने का मौका दिया हो स्टेट ने, समझ में आ रहा है? इसके बाद बोले डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल में अफोर्ड एन इंडिकेशन दैट द कॉर्पोरेशन इज स्टेट एजेंसी। मतलब कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका कॉर्पोरेशन, आपका एंटिटी जो भी है, इसका कंप्लीट कंट्रोल स्टेट कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है, तो जाके हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये स्टेट एजेंसी है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, फंक्शंस जो है ना इस कॉरपोरेशन का कुछ ऐसा है कि वो पब्लिक इंपॉर्टेंस से डील करता है, आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शंस, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल पकड़ लो हॉस्पिटल वगैरह, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह, समझ में आ रहा है? पब्लिक इंपॉर्टेंस, पब्लिक को जो है जैसे पब्लिक इंपॉर्टेंस मैंने वही बता दिया आपको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह, तो वो जो है गवर्नमेंट फंक्शंस जो है, जिस प्रकार का गवर्नमेंट जो है काम करता है उसी प्रकार का काम कर रहा है ये कॉरपोरेशन, देन वी कैन से दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ, बताइए ना, स्टेट एजेंसी। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके। उसके बाद इफ अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड टू अ कॉरपोरेशन, ठीक है, अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड टू अ कॉरपोरेशन, मतलब पकड़ लो, मैं आपको समझाता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट, ये बहुत सारा डिपार्टमेंट है, पकड़ लो, ठीक है, ये डिपार्टमेंट ये संभालता 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 है, पकड़ लो, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कोई भी एक डिपार्टमेंट या दो, कोई भी हो सकता है डिपार्टमेंट, अगर आप ट्रांसफ़र कर दो किसी कॉरपोरेशन के पास, किसी कंपनी के पास, एंड बोल दो कि भाई साहब तू कंपनी, तू एक काम कर, तू ही चला इस डिपार्टमेंट का देखभाल, तू ही कर, इस डिपार्टमेंट को तू ही चला, तो हम लोग कह सकते हैं ये जो कॉरपोरेशन है या फिर ये कंपनी है, ये गवर्नमेंट रिलेशन है, गवर्नमेंट एजेंसी, मतलब स्टेट एजेंसी है इसमें। समझ में आ रहा है? हाँ जी, एजेंट का relationship है। If a department of government is transferred to a corporation, it would be a strong factor supporting an influence of the corporation being an instrumentally or agency of the government। समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर? तो सर ये एग्जामिनेशन में आता है, बहुत बार आ जाता है, तो ये अच्छे से कर लेना है। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे से बताओ। हाँ जी, कब कब हम लोग मानेंगे कि भैया ये जो स्टेट है, ये जो कॉरपोरेशन है, ये एजेंसी है, ठीक है, स्टेट का एजेंट है, कैसे मान लेंगे बताइए? अगर एंटायर शेयर कैपिटल, सिर्फ इतना याद रखना है क्योंकि आप लोग का एमसीक्यू है ना, आप लोग ऐसा याद रखना है, अगर एंटायर शेयर कैपिटल हेल्ड कर रहा है, जैसे कि
अगर एंटायर शेयर कैपिटल हेल्ड कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर फुल फिनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है, आपका ऑलमोस्ट एंटायर एक्सपेंडिचर संभाल रहा है गवर्नमेंट, ठीक है, आपको पास मोनोपोली स्टेटस है और डीप एंड परवेसिव कंट्रोल कर रहा है स्टेट, ठीक है, एंड उसके बाद हाँ जी फंक्शंस है आपका जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसी प्रकार का पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है। उसके बाद कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जो हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया किसी कॉरपोरेशन के पास, तो हम लोग कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका हम लोग कह सकते हैं कि भैया हाँ जी एजेंसी रिलेशनशिप है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये हो चुका है। अब हम लोग आर्टिकल शुरू करने वाले हैं, ठीक है, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल शुरू करने से पहले एक चीज़ छूट गया मेरे से, मैं एक बार कह दूँ आपको, ठीक है, पर मतलब एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, प्रीएम्बल के बारे में डिस्कस कर लेते थोड़ा, ठीक है। प्रीएम्बल 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 क्या होता है भैया? प्रीएम्बल क्या होता है सर? हाँ जी, ये हाईलाइट होता है, हाईलाइट, ये हाईलाइट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या कहना चाहता है, अरे कहना क्या चाहते हो, वो वाला हाईलाइट समझ में आ रहा है। तो ये प्रीएम्बल क्या कहता है? प्रीएम्बल कहता है कि भैया द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया, इस प्रकार से आप लिख भी सकते हो, द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया, द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ sovereign socialist secular, ठीक है। ये वर्ड जो है ना आपने बहुत कंट्रोवर्सी में सुना होगा, सेक्युलर, सेक्युलर जो कांग्रेस ने घुसाया है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में, सेक्युलर सेक्युलर, ये क्यों मैं आपको समझाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। इंडिया टू बी ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड बोले एंड सिक्योर एंड सिक्योर्स टू ऑल द सिटीजन्स, टू ऑल इट्स सिटीजन्स इट्स सिटीजन्स क्यों है सर? क्योंकि ये हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के ही है भाई मेरे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो हम नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिटीजन्स हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मान के चल रहे हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशन जिन लोगों को कंट्रोल कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसको कंट्रोल कर रहा है? इंडियंस को, राइट। तो इट्स सिटीजन, इसलिए यहाँ पे इट्स सिटीजन्स है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, हाँ जी, एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारे में रहना, समझाता हूँ मैं एक एक करके, ठीक है। ये हमारा प्रीएम्बल कहता है, क्या कहता है देख चुके हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कहता है प्रीएम्बल डिक्लेयर कर देता है इंडिया को टू बी अ सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट नेशन, समझ में आ रहा है, किसी के कंट्रोल में नहीं है हम। सोशलिस्ट मतलब जितने भी रिसोर्सेस है वो सोशली इक्वली अवेलेबल हो, ठीक है, इंडिया का। सेक्युलर का मतलब होता है किसी भी धर्म के साथ अनरिलेटेड, नॉन रिलेटेड, समझ में आ रहा है। आई एम नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, तो कह रहे हैं कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये पर्टिकुलरली किसी भी रिलीजन के साथ जो है लिंक्ड नहीं है, किसी भी रिलीजन को मद्देनजर रखते हुए काम नहीं करता। तो सेक्युलर का मतलब होता है नॉट लिंक्ड टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, समझ में आ रहा है। फिर डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब पता है आपको, फॉर द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेटिक मतलब भैया डेमोक्रेसी मतलब पीपल जो है वो राजा है यहाँ पे, वो इलेक्ट करते हैं, समझ में आ रहा है। तो प्रीएम्बल ये इंडिया का दर्शाता है कि भैया ये एक सॉवरेन है, ये सोशलिस्ट है, एंड कहने के लिए भैया ये सेक्युलर भी है। सेक्युलर का मतलब यही होता है कि नॉट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ रिलीजन। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ चुका है। एंड सिक्योर करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर करता है अपने सिटीजन्स का, क्या सिक्योर करता है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। समझ में आ चुका है भैया? हाँ जी सर, प्रीएम्बल समझ में आ चुका है। अब हम लोग जाएंगे एक एक आर्टिकल देखेंगे, मजे करेंगे। क्या करेंगे? मजे। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल देखेंगे 13। 12 तो हो चुका है सर, आर्टिकल 12। क्या मजाक कर रहे हो सर? कब करवाया सर आपने आर्टिकल 12?
आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन बोले है। स्टेट समझा दिया आपको आर्टिकल 12, नहीं झूठ मत बोलो, सच्ची बताओ, आर्टिकल 12 समझा दिया है मैंने, ठीक है। उसके बाद आएगा आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 आएगा, ठीक है। आर्टिकल 13, अब आर्टिकल 13 में है 1 और 2, दो पार्ट, ठीक है। आर्टिकल 13 में पहला पार्ट कहता है, तो आर्टिकल 13 के दो पार्ट्स है, एक है एग्जिस्टिंग लॉ, दूसरा है फ्यूचर लॉ। एग्जिस्टिंग लॉ का मतलब होता है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, एंड फ्यूचर लॉ का मतलब होता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें क्या कहा गया है आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13(1) में कहते हैं एग्जिस्टिंग जो भी लॉ थे, ठीक है, अभी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने से पहले जितने भी लॉज थे ना, ठीक है, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के देखो CONS कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, पकड़ लो एक लाइन लिखा है, ए वाला लाइन लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, सेम ए वाला लाइन लिखा है लॉ में। आप जितने भी लॉस है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बात करता है, उन सारे लॉस को हम लोग वॉइड कर देंगे। वॉइड मतलब हाँ जी कैंसिल कर देंगे, समझ में आ रहा है। उन सारे लॉस को हम लोग पूरी कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। फिर से बताइए ना, कैंसिल कर देंगे। समझ में आ रहा है। एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये होता है कि भैया फ्यूचर में कोई भी ऐसे लॉ नहीं बनाएंगे हम जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के विरुद्ध जाए। एंड अगर बाई चांस हम लोग कोई ऐसा लॉ बना रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में जा रहे हैं, लेकिन ये पकड़ लो ये बहुत लंबा चौड़ा लॉ है, ठीक है, ये हम लोगों ने बना दिया है, अब ये जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध, तो कितना टुक जा रहा है? क्या पूरा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है? क्या पूरा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है? नहीं, पूरा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है। तो जितना कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है उतना आप उसको वॉइड कर दो, ठीक है, उतना आप उसको वॉइड कर दो, खत्म बात। समझ में आ रहा है? खत्म बात करो। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल में फ्यूचर में अगर कोई भी लॉ बन रहा है, तो वो अगेंस्ट तो बनना नहीं चाहिए, पहली बात। और अगर अगेंस्ट बन रहा है, क्या पूरा लॉ अगेंस्ट में है? नहीं सर, पूरा लॉ अगेंस्ट में नहीं है। तो अगर पूरा लॉ अगेंस्ट में नहीं है, जितना तक अगेंस्ट में है उतना आप उसको वॉइड करवा दो। बाकी का जो लॉ है, पकड़ लो 3 पन्ने का लॉ है, 2 पन्ने का लॉ अगेंस्ट में जा रहा है फंडामेंटल राइट्स के, तो आप क्या कर सकते हो कि भैया उस 2 पन्ने जो है ना, वो 2 पन्ने को आप वॉइड करवा दो, बाकी 1 पन्ना जो है वो उसको मान सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से एक बार हम लोग मार्किंग करवा लेंगे, ठीक है। सर ये पुराने PM एंड नए PM का फ़ोटो काहे लगवाया आप? हम बता देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। देखो, जस्टिफाइबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जस्टिस मिलेगा किसको? फंडामेंटल राइट्स को। देखो क्या बोले, एग्जिस्टिंग लॉ आर्टिकल 13(1) एंड फ्यूचर लॉ आर्टिकल 13(2) बोले रिलेट्स टू द लॉ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन फोर्स, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट इज लॉ विच वेर इन फोर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अ डिक्लेरेशन बाय द कोर्ट ऑफ देयर इनवैलिडिटी however will be necessarily before they can be disregarded and declares that pre-constitutional laws are void to the extent to which they are inconsistent with the fundamental right। समझ में आ चुका है? हाँ जी। आर्टिकल 31 कहता है एग्जिस्टिंग लॉ के बारे में, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया एग्जिस्टिंग लॉ है, ओके, एग्जिस्टिंग लॉ है, इसमें भी सेम ही चीज़ है। अगर ये एग्जिस्टिंग लॉ है, ये लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ लिख डाला है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ लिख डाला है, तो एग्जिस्टिंग लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में जो है तकरार हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एग्जिस्टिंग लॉ अलग अलग चीज़ बात कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जीतेगा। समझ में आ रहा है? इस पंजे में कॉन्स्टिट्यूशन जीतेगा। जितना लॉ यहाँ पे लिखा है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में बोल रहा है, उतना लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ही फॉलो करेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, इजी भाषा में समझाता हूँ। ये एग्जिस्टिंग लॉ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे बहुत सारे लॉ लिख के दिए हैं हम लोगों ने, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉस लिखा है। ये दोनों अपने आप से विरुद्ध जा रहा है। क्या दोनों बहुत ज़्यादा विरुद्ध जा रहा है अपने आप से? क्या पूरा का पूरा विरुद्ध जा रहा है? नहीं सर,
पकड़ लो 2 पन्ने का ऐसा है जो विरुद्ध जा रहा है, तो अगर 2 पन्ने का विरुद्ध जा रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें हम लोग कौन सा फॉलो करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये यहाँ पर बता रखे हैं, जो पन्ना विरुद्ध जा रहा है उसको ढक दो, उस एग्जिस्टिंग लॉ को ढक दो। ठीक है, फंडामेंटल जो राइट्स हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस है उसको हम लोग मानने वाले हैं, ना कि एग्जिस्टिंग लॉ को हम लोग मानेंगे। समझ में आ रहा है? और ये जो है, ये जो 3 पन्ना बचा है ना, ये 3 पन्ना एग्जैक्टली जो फंडामेंटल राइट बोल रहा है उसी प्रकार का जो है मंशा रखते हैं, उसी प्रकार का थॉट्स एंड थिंकिंग रखता है ये 3 लॉस। तो भैया ये दोनों आराम से चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पकड़ लो 2 लॉ ऐसा है, 2 पन्ने ऐसे जो लिख डाले ने एग्जिस्टिंग लॉ में लिखा है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश काल के बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश ने क्या किया, हाँ ब्रिटिश ने क्या किया बताइए ना। ब्रिटेन ने क्या किया कि बहुत सारे लॉज बनाए जहाँ पे जात पात का भी बहुत कुछ था। ठीक है, हायर पोस्ट लोअर पोस्ट का भी बहुत कुछ था। तो क्या वो हम लोग फॉलो करते आ जाएंगे? ब्रिटिश ने तो बहुत सारे लॉज बनाए, बहुत सारे, ट्रैफिक से लेकर जेल से लेकर सब कुछ, सारे लॉज बनाए ब्रिटिश ने। तो क्या हम लोग सब कुछ अनफॉलो कर देंगे? नहीं। कौन सा अनफॉलो करेंगे? हाँ जी, वो जात पात का अनफॉलो कर देंगे, बाकी लॉस हम लोग मानेंगे, जैसे कि जेल कैसे होता है वगैरह वगैरह, जो भी पनिशमेंट वगैरह थे वो हम लोग रख देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को हार्म नहीं कर रहा है, एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल में जो लॉज लिखा है उसके विरुद्ध नहीं जा रहा है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि जात पात धर्म जो है, कलर, रेस, इनसे आप लोग बच के रहिए, इनसे आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो ब्रिटिश काल में तो ये भेदभाव होता था, तो क्या वो लॉ हम लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो यही बात कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉ है, अगर कुछ चीज़ जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अगेंस्ट में जा रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन का मानेंगे। एंड फ्यूचर में भी इतना बता दिए कि फ्यूचर में भी अगर कोई ऐसा लॉ पास हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लॉ पास कर रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम लोग अच्छे से नहीं बैठता है, तो हम लोग वो लॉ नहीं मानेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाता है। लेकिन जो लॉ निकाला है जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही साथ जाता है उसको हम लोग मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये फ्यूचर एंड एग्जिस्टिंग लॉ के बारे में हम लोग ने बता दिया। आर्टिकल 13(1) और आर्टिकल 13(2) में जो बताए वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, देखो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे। रिलेट्स टू फ्यूचर लॉ, दैट इज लॉ जो बनाया गया है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आज भी बना सकते हैं लॉ ऐसे। After the constitution comes into force, the state shall not make any law which takes away or abrogates the right conferred by part 3, and if such a law is made, it shall be void. समझ में आ रहा है जी? तो सर ये पार्ट 3 के बारे में बात करें। हाँ जी, ये पार्ट 3 जो है ना, ये आपके पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है। समझ में आ रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल जो है राइट्स वो दिया गया है। तो उसके अगेंस्ट में अगर कुछ हो रहा है तो भैया उसको इतना तक कितना वॉइड करेंगे? शैल बी वॉइड। कितना एक्सटेंट तक? जितना टू विच इट कर्टेल्स एनी सच राइट। ठीक है, इट शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट टू विच इट कर्टेल्स सच राइट। मतलब जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, वो लॉ ने जिस हद तक वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है उस हद तक हम लोग उस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। उसके बाद का जो लॉ है जो निकाला है उस लॉ को हम लोग मानेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर लॉ हो चुका है। फिर हम लोग जाएंगे आगे। ठीक है, ये आर्टिकल 13 हो चुका है। अब हम लोग फटाफट जाएंगे आर्टिकल 14 के तहत। आर्टिकल 13 हो चुका है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 14 फॉरबिड्स class legislation but not forbid classification। इसका मतलब समझो। क्लास लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लास लेजिस्लेशन एंड क्लासिफिकेशन मतलब कह रहे हैं आर्टिकल 14 जो है ना वो क्लास लेजिस्लेशन के विरुद्ध बात करता है। आर्टिकल 14 हमें सिखाता है, हमें कहता है कि क्लास लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्लासिफिकेशन ज़रूर कर सकते हैं। क्लास लेजिस्लेशन का मतलब होता है जात पात धर्म के हिसाब से आप डिस्टिंग्विश करना, कौन ऊंचा जात है कौन नीचा जात है, वो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ क्लासिफिकेशन कर सकते। ये जो क्लासिफिकेशन कर सकते हम लोग कैसे कर सकते उसके बारे में भी लिखा गया है।
बोले जो है ना क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोले, बोले हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस। नंबर 1, इट मस्ट बी, ये क्लासिफिकेशन जो करेंगे हम लोग, इट मस्ट बी फाउंडेड ऑन एन इंटेलेक्चुअल डिफरेंशिया, इंटेलेक्चुअल या फिर इंटेलिजिबल बताइए ना, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब सिंपल सा चीज, आपके इंटेलेक्ट से लेकर हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं आपको, आपका इंटेलेक्ट जो है उससे हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं तुम लिटरेट हो, तुम इलिटरेट हो, क्या ये उच्च जात नीच जात हो चुका है? नहीं, लेकिन डिफरेंशिएशन पैदा करता है कि नहीं? हाँ जी, डिफरेंशिएशन पैदा करता है। पकड़ लो CA, CS, CMA भैया, या तो डॉक्टर, इंजीनियर, क्या CA एंड CS इक्वल है? नहीं। क्या CS एंड CMA इक्वल है? नहीं। क्या CMA एंड डॉक्टर इक्वल है? नहीं। क्या डॉक्टर एंड इंजीनियर इक्वल है? नहीं। सर यहाँ पर तो भेदभाव है सर भेदभाव है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि आप टेंशन ना लो, ये भेदभाव हम इंटेलेक्चुअल डिफरेंशिया के हिसाब से कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? रेशनल क्राइटेरिया रख रहे हैं हम लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये पहला हो चुका है। दूसरा क्या है? दूसरा मैं आपको बताता हूँ। दूसरा बोले ये जो डिफरेंस हम लोग पैदा कर रहे हैं, ये जो डिफरेंस हम लोग पैदा कर रहे हैं, ये जो डिफरेंशिया हम लोगों ने बताया ना, इसका कोई मोटिव होना चाहिए, इसका कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि हम लोग क्यों CA एंड CS को अलग कह रहे हैं, CMA एंड डॉक्टर को अलग कह रहे हैं, इंजीनियर एंड CS को अलग कह रहे हैं, क्यों ये इक्वल नहीं है? क्योंकि इनका काम अलग है, तो इनका ऑब्जेक्ट अलग है, इनका ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट ही अलग है। ठीक है, ये होना चाहिए, इनका ऑब्जेक्ट अलग अलग है, इनका ऑब्जेक्ट एक नहीं है। समझे? तीसरा क्या बताइए ना? तो तीसरा यहाँ पे हो जाएगा, आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो इन द फॉर्मेट ऑफ जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन हो सकता है, ऑक्यूपेशनल हो सकता है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल या फिर ऑक्यूपेशंस लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट बेसिस हो सकता है इसका। जैसे जगह के हिसाब से हम लोग ने डिफरेंस पैदा कर दिया, ऑक्यूपेशन के हिसाब से हम लोग ने डिफरेंस पैदा कर दिया। इस प्रकार का डिफरेंस ठीक है। या तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लोगों ने कर दिया कि इनका ऑब्जेक्ट अलग है, उनका ऑब्जेक्ट अलग है। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं क्लासिफिकेशन। लेकिन क्लास लेजिस्लेशन जैसे कि रंग रूप, ठीक है, रंग रूप, सेक्स, मेल फीमेल, इस प्रकार का क्लासिफिकेशन हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब हाँ जी, मेल फीमेल का क्लासिफिकेशन है, लेकिन भेदभाव जो मतलब होता है ना कि भैया तुम काले हो, ये सफ़ेद है, इस प्रकार का नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ जी, तुम नीच जात हो, तुम ऊंचे जात हो, तुम सूर्यवंशी हो और तुम क्या हो, तुम दलित हो, इस प्रकार से नहीं हो सकता। ठीक है, एक दलित का बेटा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख के बैठा है, अब सारा राजवंशी जो है उसी को फॉलो कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये बकवास बंद रखना, इस प्रकार से लिख दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। समझ में आ रहा है? किसने लिखा है? अपना BR अम्बेडकर ने। ये 14 क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, एकदम इजी है। सर क्या मतलब सर अगर ऐसा हो जाए, कोई बंदा आ जाए खड़ा होके एंड कहने लग जाए कि मैं चैलेंज करना चाहता हूँ आर्टिकल 14 को, तो आप कर सकते हो चैलेंज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हो आर्टिकल 14 को। ठीक है, कह सकते हो कि इस प्रकार का डिफरेंशिएशन सही नहीं किया आपने। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे ने उठ के बोल दिया सर CA में डॉक्टर इंजीनियर सब एक है, हम लोग सब एक है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से अगर किसी ने चैलेंज करने लग गया, आप बोल रहे हो कि एक है, ये प्रकार का डिफरेंशिया सही नहीं है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ दिक्कत इतना है कि आपको एक वकील हायर करना होगा एंड आपको प्रूफ करना होगा कि ये कैसे एक है। ठीक है, ये कैसे इनवैलिड हो जाएगा। हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया, CA CMA का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया, ये कैसे इनवैलिड है, ये जो पिटीशन फाइल करेगा उसको प्रूव करना होगा। समझ में आ रहा है? अब जाके प्रूव करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 14 मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। अब जाएंगे हम लोग आर्टिकल 15 के तहत। क्या बताइए ना, आर्टिकल 15 ब्यूटीफुल सा आर्टिकल है ये, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है सर, बता दीजिए। आर्टिकल 15 बहुत ब्यूटीफुल सा बात करता है। आर्टिकल 15 कहता है कि भाई सुनना, आर्टिकल 15 जो है ना, वो स्टेट को प्रोहिबिट करता है
स्टेट को प्रोहिबिट करता है, स्टेट स्टेट प्रोहिबिट्स नहीं, प्रोहिबिट स्टेट्स होगा, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ, ठीक है, इसको टेंशन ना लो, इसको यहाँ पे रख दिया एंड इसको टोटल सिलेक्ट कर दिया, फिर ये यहाँ पर लाके रख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, प्रोहिबिट स्टेट्स, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है स्टेट को फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन, ठीक है। ऑन ग्राउंड्स ऑफ, सर ग्राउंड्स मतलब ज़मीन पे डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए मना किया, मतलब हवाई जहाज़ पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ग्राउंड्स का मतलब होता है जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, इन सारे जो है बेसिस पे, इन सारे बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहला क्या है, रिलीजन नहीं कर सकते आप, ठीक है। दूसरा है रेस, कौन सा जाति भाई, सूर्यवंशी या दलित। अच्छा, 3 नंबर कास्ट, ठीक है। सेक्स मतलब मेल फीमेल वो वाला, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, छठवा जो है एनी ऑफ देम, ठीक है। इनमें से कोई भी आप जो है बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सर एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, सर मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ या फिर मैं जिस कंपनी में के लिए गया था, ठीक है सर, उसमें उन्होंने सीधा हमारे मुंह पे बोल दिया सर कि हम लड़कों को काम पे नहीं रख सकते, ठीक है। मतलब सर सेक्स के बेसिस जो है डिस्क्रिमिनेशन करने लग गए सर, सेक्स के बेसिस पे। सर मैं फीमेल हूँ इसलिए मेरे को काम नहीं दिया गया है, और अगर मैं फीमेल हो जाता तो मेरे को काम मिल जाता, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या वो प्राइवेट कंपनी है या फिर वो स्टेट है। एक चीज़ याद रखो भाई मेरे, डिस्क्रिमिनेशन हर कदम पे तुमको मिलने वाला है, समझ में आ रहा है, इससे तुम बच नहीं सकते। और ये होगा ही, क्या तुम पुलिस कंप्लेन कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों, मैं समझाता हूँ आपको, क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना वो स्टेट नहीं कर सकता आपके साथ, लेकिन आपका भाई बंधु फ्रेंड्स या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी आरा इंसान कर सकता है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन। वो कह सकता है कि भैया तुम मेल हो, तुमको नहीं रखेंगे, हमको फीमेल चाहिए। लेकिन ये चीज़ गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो सकता, मेल को भी वही ओहदा मिलता है, फीमेल को भी वही ओहदा मिलता है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ समझो। आप तो ये सोच रहे होंगे ना ये देखकर कि सर ये तो होता ही है, हम लोगों ने टीवी में देखा है। हाँ वो होगा, वो प्राइवेट एंटिटी के साथ होता है, लेकिन स्टेट के साथ थोड़ी ना होता है। गवर्नमेंट थोड़ी ना आपके साथ ये करेगा, गवर्नमेंट नहीं करेगा डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बहुत बवाल, समझ में आ रहा है। और प्राइवेट एंटिटी का गलती क्या है बताओ, उनको चाहिए एक फीमेल, ठीक है, क्योंकि उनको रिसेप्शनिस्ट चाहिए, ठीक है, और फीमेल सुंदर चाहिए, सो दैट वो अट्रैक्ट करे कस्टमर्स को, ठीक है। अब वो प्राइवेट एंटिटी का क्या गलती है बताओ, समझ में आ रहा है ना। तो यही चीज़ है, लेकिन ये सेम चीज़ जो है गवर्नमेंट के साथ नहीं हो सकता, स्टेट के साथ नहीं हो सकता। स्टेट कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बवाल। इसी के साथ साथ ये आर्टिकल 15(1) था। आर्टिकल 15(2) और एक चीज़ कहता है, देखो आर्टिकल 15(2) कहता है कि नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसएबिलिटी। क्या बताइए ना, डिसएबिलिटी, शैल बी सब्जेक्ट टू एनी डिसएबिलिटी, ठीक है। डिसएबिलिटी या तो रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस विथ रिगार्ड टू इन दिस रिगार्ड्स। इसका मतलब ये है कि
जो भी सिटीज़न है ना, मतलब नो सिटीज़न, कोई भी सिटीज़न को हम लोग रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, कंडीशंस नहीं लगाएंगे। किस रिगार्ड में सर, किस रिगार्ड में हम लोग नहीं लगाएंगे? सबसे पहला चीज़ देखो अच्छे से, एक्सेस टू शॉप्स, एक्सेस टू शॉप्स का मतलब दुकान में जाने के लिए हम लोग रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। तुम काले हो तुम दुकान में नहीं जा सकते, तुम सफ़ेद हो तुम दुकान में नहीं जा सकते, इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके बाद पब्लिक रेस्टोरेंट में जाना मना नहीं है, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, तुम गरीब हो तुम रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, तुम गरीब हो तुम ताजमहल में नहीं जा सकते। अगर तुम्हारा महीने का इनकम जो है 5 करोड़ के कम है तो तुम रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, ताज में नहीं जा सकते। इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस अगर लगा दे तो ज़िंदगी झंड हो जाएगा आपका। तो इसलिए बोला गया कि भैया इस प्रकार का पब्लिक रेस्टोरेंट वगैरह में जाना, ऐसा तो भैया हम नहीं वो कर सकते, राइट। चलो ये पब्लिक रेस्टोरेंट्स के बारे में बात है, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, ठीक है। उसके बाद फिर बताइए ना सर, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, ये हो चुका है बी। अब बी में क्या आप करना है, देखो अच्छे से, यूज ऑफ वेल, कुआं छूने नहीं दे सकते। अगर आपने कुआं छू लिया ना तो भैया कुआं का जो पानी है वो अपवित्र हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इस प्रकार से नहीं बोल सकते हम लोग। वेल्स हो गया, टैंक्स हो गया, फिर बाथिंग घाट्स हो गया, ठीक है, बाथिंग घाट्स नदी के पार। चलो रोड हो गया, रास्ते में चलने नहीं देंगे तुम काले हो। अच्छा, एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, समझ में आ चुका है। हाँ जी, मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू यूज फॉर द जनरल पब्लिक। तो ये सारा जो चीज़ है ये स्टेट से आप लोग मांग सकते हैं, लेकिन प्राइवेट एंटिटी जब ही आ जाएगा ना तब वो पूरा भेदभाव कर सकता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, पूरा भेदभाव कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है। पकड़ लो यार, मैं आपको समझाता हूँ, पकड़ लो मैं आपको समझाता हूँ। एयर इंडिया, ये तो गवर्नमेंट था ना पहले, अब तो हो चुका है अपना टाटा जी का। तो क्या टाटा जी काले रंग के एयर होस्टेसेस को मना कर सकते रखने के लिए? हाँ जी। क्या आप डिस्क्रिमिनेशन का केस फाइल कर सकते हो? नहीं कर सकते, प्राइवेट हो चुका है ना वो, मतलब उस बंदे का हो चुका है ना, ये तो गवर्नमेंट का नहीं रहा। हाँ, पब्लिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का तो नहीं है ना। तो आप तो स्टेट से मांग सकते हो, इनसे नहीं मांग सकते, समझ में आ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनको काला सफ़ेद सब जो है उनको अपनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अब जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेता है, अब वो थोड़ी ना तुमको बताएगा कि भैया आप थोड़े सांवले हो, आपको नहीं लिया जा सकता। ये गवर्नमेंट कंपनीज वाले भी नहीं बताएंगे, समझ में, बोलेंगे कि भैया आपके में कोई कमी है इसलिए हम लोग नहीं ले रहे। तो ये सारा चीज़ ठीक है, और इसमें कोई मतलब शर्मिंदगी नहीं है। अगर हम लोग थोड़ा सांवले हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, थोड़े गोरे हैं तो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल है और अपने को अपनाना पड़ेगा वो चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको समझा दिया है, ये चीज़ आर्टिकल 15 पूरा समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 16 के तहत। आर्टिकल 16 सिंपल सा चीज़ कहता है, आर्टिकल 16 कहती है जॉब देंगे, जॉब, और जॉब में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। अच्छा, इसमें क्या बताया मैंने, तो इसमें शॉर्टकट में लिख दिया, जॉब डिस्क्रिमिनेशन नॉट अलाउड। एक्चुअली है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या फटाफट लिख दो, बहुत बड़ा है, लंबा है। इक्वालिटी बताओ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में कोई खेद नहीं, अपॉर्चुनिटी जो है इसमें बहुत सारे इक्वालिटी आपको देखने को मिलेगा पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में, राइट। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया भाई मेरे? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कुछ भी हो भाई मेरे, आपको पब्लिक जो आपका जो गवर्नमेंट है, हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो आपको जॉब देगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करेगा।
काले हो, गोरे हो, लाल हो, सफ़ेद हो, नीले हो, पीले हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको लिया जाएगा जॉब में। लेकिन लेकिन एक एक्सेप्शन है भाई, एक एक्सेप्शन, छोटा सा एक्सेप्शन है। यहाँ पर लिखते क्या, हाँ जी, नो डिस्क्रिमिनेशन, लिखो फटाफट, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, या ऑन ग्राउंड्स, ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर ऑन द ग्राउंड्स, ये थोड़ा हाई लेवल इंग्लिश है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, आर फॉर रिलीजन, आर फॉर रेस, सी फॉर कास्ट, एस फॉर सेक्स, ठीक है, फिर डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है? इन सब में कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता भाई मेरे, ठीक है, नो मिस। लेकिन 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 हाउएवर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है, फटाफट बता लो। नंबर 1, और ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो समझो, अगर अचानक एक बीकॉम पास वाला बंदा आके गवर्नमेंट को कहे कि सर मुझे डॉक्टर बनना है, आप मुझे डॉक्टर के जगह पे नौकरी दे दो, मैं बीकॉम पास हूँ, तो क्या उसको नौकरी दिया जाएगा? गवर्नमेंट बोलेगा नहीं दे सकते, वो आ जाएगा आर्टिकल 16 लेकर, बोलेगा सर आपने इक्वालिटी दिखाई यहाँ पे, आर्टिकल 16 बोलता है कि भैया पब्लिक सेक्टर में जो है आपको जॉब देना ही पड़ेगा, ठीक है, आप भेदभाव नहीं कर सकते, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ इसलिए आप भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसे करके आर्टिकल 16 लेकर आ जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक्सेप्शन डाल दिया, बोले कि सब सुनो बुर्बक, अगर कोई भी जॉब है विच रिक्वायर्स क्या बताइए ना, विच रिक्वायर्स सम प्रोफेशनल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, अगर कोई भी जॉब ऐसा है जिसको करने के लिए आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री चाहिए होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, तो उसमें हम लोग जो है इक्वालिटी नहीं दिखाएंगे। समझ में आ रहा है? तब तो भैया जिसके पास डिग्री है उसी को जॉब मिलने वाला है। समझ में आ चुके हैं? दूसरा रिजर्वेशन आ गए, SC ST वाले रिजर्वेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SC ST OBC, ठीक है, इनके लिए भैया सीट रिजर्व्ड है। समझ में आ रहा है? आप किसी की भी धर्म के हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो आपके लिए रिजर्वेशन है। उस रिजर्वेशन कोटा से आप जनरल पब्लिक को नहीं दिया जा सकता। समझ में आ रहा है? तीसरा रिलीजियस नेचर अगर हो तो, अगर आज कोई भी फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है हिंदुइज्म में टेम्पल में कौन बैठता है? पंडित है कि नहीं? और फॉर एग्जाम्पल इस्लाम में मॉस्क्यू में कौन बैठता है? हाँ जी, मौलाना, ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो देखो इसमें क्या हो जाता है, अगर कोई भी जॉब है, फॉर एग्जाम्पल एक मंदिर है, ठीक है, एक मंदिर है जो कि गवर्नमेंट चला रहा है, इस मंदिर को गवर्नमेंट का है, इसमें जॉब चाहिए, जॉब वैकेंसी निकला है 5 पंडितों का, 5 पंडित, तो क्या भैया मौलाना साहब यहाँ पे आके क्या पूजा पाठ कर सकते? नहीं कर सकते। उसी प्रकार से पकड़ लो यार, कोई मॉस्क्यू है जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, उसमें वैकेंसी निकला है 5 मौलानों का, तो क्या वहाँ पे पंडित जी जाके बैठ सकते हैं? नहीं कर सकते ना, रिलीजियस नेचर का है। तो इसलिए कहा जाता है यहाँ पे एक्सेप्शन में रिलीजियस नेचर भी दे दे। कोई भी जॉब है जो रिलीजियस नेचर का हो, उसमें भैया हम लोग भेदभाव करेंगे, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। समझ में आ चुका है? ठीक है, आर्टिकल 17 जाएंगे हम लोग। आर्टिकल 17 क्या कहता है? हाँ जी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, एबोलिशन ऑफ ये एक ही लाइन में आपको समझा दूंगा मैं, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब यही है छुआछूत। समझ में आ रहा है? छुआछूत मतलब, हाँ जी,
मतलब किसी से दूर भागना, वो अगर आपको छू दे तो अन्याय हो जाएगा, पाप हो जाएगा, है कि नहीं। छोटा कास्ट, बड़ा कास्ट, इस प्रकार का पहले था ना। हाँ जी, तो ये एबॉलिश कर दिया है, ठीक है। सब इक्वल है, सब इंसान है, इस प्रकार से हम लोगों ने कर दिया है। समझ में आ रहा है। हाँ जी, एबॉलिशन ऑफ अनटचएबिलिटी, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ बताइए ना, अनटचएबिलिटी। अच्छा, अनटचेबिलिटी में एक पॉइंट उन लोगों ने घुसाया है, बोले कि बॉयकॉट, सोशल बॉयकॉट का मतलब अनटचेबिलिटी नहीं है, ठीक है। बॉयकॉट मतलब बॉयकॉट करना। देखो, अगर हम लोग किसी भी जात से लेकर हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, मतलब उस जाति को हम लोग छू नहीं सकते, इस प्रकार के हम लोग कर रहे हैं, तो गलत है, राइट। लेकिन सोशल बॉयकॉट, जैसे कि पकड़ लो, हम लोग इंडियन ही पहनेंगे, हम लोग इंडियन कपड़ा यूज़ करेंगे, हम लोग इंडियन मटेरियल्स यूज़ करेंगे, हम लोग बाहर देश का मटेरियल, चाइना प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करेंगे, सोशली बॉयकॉट करना चाइनीज़ प्रोडक्ट को, तो क्या वो अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के अंदर आएगा? वो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, आराम से समझ चुके। आर्टिकल 18 के बारे में बता दीजिए सर। आर्टिकल 18 बहुत सुंदर सा चीज़ कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक ही लाइन में समझा दूंगा। टाइटल का मतलब सर, टाइटल का मतलब होता है सर। जैसे जब अंग्रेज थे, हम सबको, भैया हम इंडियन लोग, उनको सभी को ही सर बुलाना पड़ता था। क्या ये सर बुलाना सही है? नहीं है सर, ये सर बुलाना सही नहीं है सर। हम जो आपको सर बुलाते हैं वो अलग सर है यार, वो टीचर वाला सर है, ये सर अलग है। समझ में आ रहा है? वो टीचर वाला सर नहीं है, वो मतलब सर, टाइटल। समझ में आ रहा है? सर राज बहादुर, ये टाइटल्स थे पहले, ठीक है। राय साहेब, फिर नाइट। अच्छा, नाइट का टाइटल किसको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को। समझ में आ रहा है? फिर चलो सिंपल सा ही समझाता हूं मैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, उसको टाइटल मिला है सर, तो क्या हम लोग सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बुलाते हैं? क्या वो ब्रिटिश वाला सर हम लोग यूज़ करते हैं? नहीं, हम लोग ये सर जो यूज़ करते हैं, ये नॉर्मल वो टीचर स्टूडेंट वाला सर यूज़ करते हैं, ये रेस्पेक्ट दे के। समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इन प्रकार के जो है ना, एक जहाँ पे हम लोग, ये क्यों बैन है, सुनो, एबोलिश क्यों किया गया है टाइटल्स को, इससे पता लगता है कि भैया आप उच्च जाति हो, ठीक है, उच्च जाति के प्राणी हो, ठीक है। तो ये सारा जो है हटाया गया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप ये हम लोग एबॉलिश कर दिए। लेकिन कुछ चीज़ एक्सेप्शन में आ चुका है, यहाँ पे एक्सेप्शन में आ चुका है। अगर आपको मिलिट्री टाइटल मिल चुका है, फॉर एग्जाम्पल कर्नल, ठीक है, कर्नल का आपको टैग मिला, कर्नल का आपको टाइटल मिला है, ठीक है, मेजर का टाइटल मिला है, क्या ये भी एबॉलिश कर देंगे? नहीं, ये एबॉलिश नहीं करेंगे। ये आप जिस दिन आपको टाइटल मिला है, मरते दम तक सब लोग आपको मेजर बुला सकते हैं, सब लोग आपको कर्नल बुला सकते हैं। समझ में आ रहा है? या तो एकेडमिक्स हो जाए, एकेडमिक्स जैसे कि CS, CMA, CA। भाई इतना दुख दर्द करके आपको डिग्री मिलेगा, तो क्या आप नहीं चाहोगे कि लोग आपको CS बुलाए? CS प्रीति, CS रणछोड़ दास चांचर, ठीक है, तो इस प्रकार से बुलाए, है कि नहीं? तो ये भैया जो है ये अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 18 हो चुका है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, क्या क्या अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में क्या क्या है? सिंपल चीज़ है भैया, सर, राज बहादुर, राज साहेब, नाइट, एक्सेट्रा, इस प्रकार के सारे टाइटल्स को एबॉलिश किया गया है। लेकिन मिलिट्री एंड एकेडमिक्स जो है उसको हम लोग एबॉलिश नहीं किए। मिलिट्री एंड एकेडमिक्स, इस चीज़ को आपको याद रखना एग्जामिनेशन में, मतलब छोटा सा लाइन छोड़ दे सकते हैं वो लोग, मिलिट्री एंड एकेडमिक्स को अबॉलिश किया गया है कि नहीं, इस प्रकार से पूछ भी सकते हैं, या फिर घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग बता देना भाई साहब, इसको कभी मिटा नहीं सकते हम लोग, CS का तो बुलाना ही पड़ेगा। मेरी मम्मी भी बुलाएगी, मेरे पापा भी बुलाएगी, बहन भी बुलाएगी, भाई भी बुलाएगी, दीदी भी बुलाएगी, सब लोग बुलाएंगे मेरे को CS। समझ में आ रहा है? और आपके शर्मा जी के बेटे की लड़की जो है, शर्मा जी के बेटे की जो बहन है,
ठीक है, उनको भी बुलाना पड़ेगा मेरे को CS। तो इस प्रकार का समझ में आ रहा है। अच्छा, राइट्स रिलेटिंग टू फ्रीडम करेंगे अभी हम लोग। आर्टिकल 19, 18 खत्म हो चुका है, अभी आर्टिकल 19 में जाएंगे। क्या बताइए? आर्टिकल 19 ब्यूटीफुल सा बात बताता है। आर्टिकल राइट टू फ्रीडम, बताइए सबको, ठीक है, राइट टू फ्रीडम है। आर्टिकल 19 क्या है बताइए? राइट टू फ्रीडम, राइट टू, अच्छा, राइट टू फ्रीडम है। किस प्रकार का फ्रीडम है? तोप बारूद लेके आ जाए सर? हाँ जी, नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हाँ जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। भैया नॉर्थ कोरिया में जाओ, स्पीच तो दूर का बात है, एक्सप्रेशन में कुछ गलत दिख ले तो वहीं पे ठोक दिए जाओगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मिलता है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लिखित भाषा में एक्सप्रेस कर सकते हो, आर्ट ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, assemble peacefully without arms, assemble peacefully without arms। फ्रीडम है ना, फ्रीडम है ना, तो assemble peacefully without arms। फॉर एग्जाम्पल सिटी सेंटर में मैंने बुलाया बहुत सारे लोगों को, ठीक है, मेरे सारे स्टूडेंट्स को बुलाया मैंने, चलो पिज़्ज़ा पार्टी करता है, तो सिटी सेंटर में मैंने सबको बुलाया, तो क्या हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, राइट टू फ्रीडम है भाई मेरे, कोई रोक नहीं सकता हमें। ठीक है, इतना ही है कि भैया पब्लिक जो है उनको किसी भी प्रकार का हैम्पर ना हो, इस चीज़ का अपने को ध्यान में रखना होगा। एंड वी कैन गैदर पीसफुली विदाउट आर्म्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे धरना वरना देते हैं तो उनको कैसे अलाउ कर देते हैं? गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी दे देते हैं धरना, ठीक है, उनको कैसे अलाउ कर देते हैं? क्योंकि वो पीसफुली बैठ के धरना दे रहे हैं, चिल्ला के दे रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन गुंडागर्दी तो नहीं कर रहे ना, मतलब चाकू लेके कोब नहीं दे रहा है किसी को। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार का पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट आर्म्स, विदाउट, ये है एक प्रकार का AK-47, ठीक है, इससे गोली जाता है, इससे लेजर लाइट जाता है। समझ में आ रहा है? तो विदाउट आर्म्स, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ठीक है, ये हो चुका है दूसरा। तीसरा क्या बताएं? आप फॉर्म कर सकते हो कोई भी एसोसिएशन या फिर यूनियन। सर स्टूडेंट यूनियन, हाँ जी, आप यूनियन फॉर्म कर सकते हो, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप मूव कर सकते हो भाई मेरे, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के किसी भी कोने में आप जा सकते हो, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ला फोर्थ हो चुके हैं, मूव फ्रीली। उसके बाद रिसाइड एंड सेटल, हाँ जी, कश्मीर में बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। छठवा जो बोले प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, और ऑक्यूपेशन, ठीक है, या फिर ट्रेड और बिजनेस, ठीक है, और बिजनेस। तो इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा, इस चीज़ को याद कैसे रखना है, मैं एक प्रोसीजर बता देता हूँ, आप लोग डर जाते हो, ठीक है, ये सारा चीज़ देख के, इतना सिंपल है। याद कैसे रखना है, सबसे पहले मैं ब्यूटीफुली समझाता हूँ, थोड़ा इलॉजिकल लगेगा, लेकिन इसी प्रकार से मैं भी याद करता हूँ इन सारी चीज़ों को। सबसे पहले तो भैया बोलने के लिए कोई खर्चा नहीं लगता, स्पीच एंड एक्सप्रेशन आराम से दे सकते हैं। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसको देंगे? पब्लिक को बुलाएंगे, चलो असेंबल करते पीसफुली, ठीक है, गन वगैरह लेकर मत आ जाना, ठीक है, असेंबल करेंगे पीसफुली। असेंबल करके क्या करेंगे? अपना खुद का एक एसोसिएशन बनाएंगे या फिर यूनियन बनाएंगे। फिर सर क्या करेंगे? फिर हम घूमेंगे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम लोग सबको जागरूक करेंगे। समझ में आ रहा है? एंड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया हम लोग घूमेंगे। अगर किसी भी एसोसिएशन के मेंबर्स को अगर लगा कि उनको रिसाइड करना है, ठीक है, तो कहीं पर भी किसी भी टेरिटरी के इंडिया के टेरिटरी के अंदर किसी भी स्टेट में किसी भी जगह में आप रिसाइड करना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो सकते हो। घूमेंगे ऑल ओवर इंडिया, तो ये नॉर्मल सा बात है कि भैया मेरे को जगह जो है वो पसंद आ ही सकता है, तो मैं रिसाइड कर लूँ उस जगह पे। हाँ जी कर सकते हो। उसके बाद रिसाइड करने के बाद चलोगे कैसे आप लोग पेट पूजा करोगे? प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या फिर बिजनेस।
इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ये मैंने आपको तरीका बता दिया, गुरु मंत्र बता दिया भाई मेरे, सच्ची में। इसमें एक लाइक तो बनता है, इसमें एक लाइक बनता है, वीडियो का लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। चलो ये तो हो चुका है। उसके बाद सर बताइए ना, उसके बाद क्या है? उसके बाद है एक छोटा सा चीज़, ये जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में हम लोगों ने बताया ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ एक्सेप्शंस नहीं है तो कन्हैया कुमार को एवे ही उन लोगों ने उठा के लेकर चले गए। हाँ जी, जेएनयू में जो, क्या बताइए ना, जेएनयू में जो नारेबाजी हो रहे थे, इंडिया तेरे हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है? नहीं आता है। इसलिए तो स्पीच कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी बकवास नहीं बोल सकते आप। समझ में आ रहा है? तो इसमें एक्सेप्शन बोल दिया, बोले कि भैया देखो सिंपल सा चीज़ है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया हम लोगों ने, आर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, लगा दिया हम लोगों ने। आर्टिकल 19 के ऊपर सीधा आर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया हमने, सीधी सीधी बात, नो बकवास। नंबर पहले, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आप कुछ बोल नहीं सकते। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते। अगर आपने कुछ बोला जो इंडिया के इंटीग्रिटी को, सॉवरेनिटी को हार्म हुआ, तो भैया आपका जो है जुलूस निकाला जाएगा। समझ में आ रहा है? नंबर 2, आ जाओ फटाफट, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को अगर हार्म हो रहा है, मतलब अपने इंडिया के सिक्योरिटी को हार्म हो रहा है, तब भी आपका कीमा बनाया जाएगा। आप लोग उल्टा सीधा चीज़ नहीं बोल सकते, आप लोग उल्टा सीधा चीज़ नहीं, आप लोग डिसरप्ट नहीं कर सकते। क्या बताओ ना, ये वर्ड बहुत ब्यूटीफुल है, डिसरप्ट नहीं कर सकते। क्या चीज़? फ्रेंडली रिलेशन विद दी अदर स्टेट, विद फॉरेन स्टेट, आई मीन फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, ठीक है। नंबर 3 हो चुका है। नंबर 4, पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर को आप ऐसे नहीं कह सकते कि हम नहीं मानने वाले, ऐसा नहीं। नंबर 5 देखो फटाफट, डिसेंसी और मोरालिटी के अगेंस्ट में अगर आपने कुछ बोल दिया, डिसेंसी और मोरालिटी, किसी भी धर्म जात पात इसके ऊपर आपने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा चीज़, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के अगेंस्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। फिर 7, डिफेमेशन। आप मतलब जो माइक्रोफोन होता है ना, जो बहुत बड़ा आवाज़ निकलता है, जैसे हम लोग पब्लिक गैदरिंग में यूज़ करते हैं, तो वो जो माइक्रोफोन है उससे आप पीएम मोदी को गाली दे रहे हो, ठीक है, डिफेमेशन कर रहे हो। चलो 8 नंबर, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस का मतलब होता है कोई भी काम, कोई भी ऑफेंस, सॉरी काम नहीं, ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस को भड़कावा, जो भड़कावा स्पीच होता है वो आप दे रहे हो किसी भी ऑफेंस के लिए, कोई भी ऑफेंस करने के लिए आप बोल रहे हो कि भैया उसको मार डालो, उसको मार डालो, इस प्रकार का भड़का रहे हो आप पब्लिक को, ठीक है। भड़कावा हुआ स्पीच इस प्रकार से नहीं दे सकते आप। समझ में आ रहा है? हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ब्यूटीफुल सर, ठीक है। इसको याद कर सकते हो? हाँ जी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, याद कर लेंगे। आर्टिकल 20 की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? देखो ब्यूटीफुल सा चीज़ कहता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है बहुत ब्यूटीफुल सा एक चीज़, आर्टिकल 20 गारंटी देता है, सीधा सीधा गारंटी देता है आर्टिकल 20 अपने सिटीजन्स को, टू ऑल सिटीजन और नॉन सिटीजन, अगर आप सिटीजन हो और नॉन सिटीजन हो तब भी, ठीक है। 3 मेनली ये 3 चीज़ जो है ना, ये 3 चीज़ जो है ये गारंटी देता है। आप सिटीज़न हो, आप पाकिस्तान से आए हो, आप आए हो, बताओ ना, नेपाल से आए हो, आप आए हो यूएसए से आए हो, आप आयरलैंड से आए हो, कहाँ से आए हो, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कहाँ पे? हाँ जी रशिया, अरे तब तो दोस्त हो आप हमारे। अच्छा जो भी हो, आप कहीं से भी आए हो, आपको ये 3 राइट ज़रूर मिलेगा। सबसे पहला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, ठीक है। ये पहला एक्सप्लेन करिए ना सर, करेंगे, रुको ना। उसके बाद क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। उसके बाद
उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये 3 चीज है। सिंपल सा बात है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, इसका मतलब क्या है समझो, मैं समझाता हूँ आपको इसका मतलब, टेंशन डालो। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, इसका मतलब ये होता है, ये आपको कहता है कि भाई मैंने जो पुराना एक्ट किया है ना, उसके लिए अभी जो नया लॉ बनाया है, नया पनिशमेंट बनाया गया है, उसके तहत मेरे को पनिश नहीं कर सकते। पुराना एक्ट जो है नए लॉ से पनिश नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? ये एक चीज है, ये मैंने आपको बता दिया। ये है नो न्यू लॉ कैन ट्रीट पास्ट एक्ट एज एन ऑफेंस, ये आप समझ चुके। एंड इसी के साथ और एक लाइन लिखिए आप, इट ऑल्सो कैनॉट इंक्रीज द पनिशमेंट फॉर द पास्ट ऑफेंस। मतलब आप पकड़ लो आप जेल में हो, ठीक है, आप जेल में, चलो इमेजिन करो ना क्या दिक्कत है, इमेजिन करो जेल में, अरे यार मजे करो लाइफ के, कभी तो जेल जाया करो। जेल में जाओ, ठीक है, जेल गए आप, ठीक है, वहाँ पे आपको बोला गया कि आपका सज़ा जो है, जो भी आपने पनिशमेंट किया है उसका, आपने किसी भी पुलिस ऑफिसर के सर में टपली बजा के मतलब चले गए, ठीक है, सर में टपली बजा के सीधा चले गए आप, तो उसका पनिशमेंट है 30 दिन का जेल, ठीक है, 30 दिन का जेल उस वक्त था। तो जिस दिन आपका 29th डे हुआ जेल का, और एक ही दिन था जिस दिन आपको जेल जो है करना था, जेल में रहना था, उसके बाद यू कैन गो फ्री, यू आर फ्री। उसी दिन एक नया लॉ निकला, बोला कि भैया अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को टपली बजा के निकले तो आपको दिया जा सकता है, ठीक है, 6 महीने का जेल टाइम हो जाएगा 6 महीने। तो क्या वो पुलिस ऑफिसर आपको फिर से 6 महीने के लिए रोक सकता है? नहीं, क्योंकि आपने जब ये एक्ट किया था तब उसका लॉ जो है, तब उसका पनिशमेंट अलग था, तब 30 डेज के लिए था, तो आप 30 डेज के लिए ही रहोगे, आपको दोबारा 6 महीने के लिए रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स मतलब पुराना, पोस्ट फैक्टो लॉस, ठीक है। चलो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी का मतलब मैं समझाता हूँ। आप गए एक साइबर कैफ़े में आप गए आराम से, ठीक है, साइबर कैफ़े में आप गए आराम से। साइबर कैफ़े का मालिक का जो वॉलेट था वो था कंप्यूटर के ऊपर रखा हुआ, उसने नोटिस नहीं किया। आप चुपचाप कंप्यूटर के ऊपर से उसके वॉलेट को पैंट में घुसा के, मतलब पॉकेट में घुसा के आप निकल गए, और वो देख लिया बंदा, फिर आपको बुलाया, आपको 2 थप्पड़ लगाया, फिर आपको जेल में लेकर गया। तो आपको जेल में सारा रात रहना पड़ा। रहने के बाद एक बार आपका जेल टाइम हो चुका है, एक बार आपको पनिशमेंट हो चुका है, पुलिस ने आपको पनिशमेंट दे दिया है आपकी चोरी करने के लिए, 1 रात जेल। उसके बाद दोबारा वो जो साइबर कैफ़े वाला था ना, उसका बीवी जो है उसको सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ, वो फिर से सेम चीज़ लेकर गया पुलिस स्टेशन में, और बोला कि भैया इसने मेरा हस्बैंड का जो है ना पर्स चोरी किया था, वॉलेट चोरी किया था, तो इसको जो है दोबारा जेल में डाल दो। तो पुलिस ऑफिसर उसको कहता है, देखो भाभी जी, बात कुछ ऐसा है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। एक क्राइम के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं दिया जा सकता, आपको एक ही बार सज़ा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? एक चीज़ के लिए आप 2 बार सज़ा नहीं भुगतोगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसका मतलब एकदम जीता जागता हुआ एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। आपने दिल्ली क्राइम्स देखा है कि नहीं पता नहीं, वहाँ पे आप देखोगे, आपको वहाँ पे बोलते वो लोग कि इसका जो गवाही है, कोई भी इंसान जो पुलिस स्टेशन में गवाही देता है ना, वो वैलिड नहीं रहता है कोर्ट में। समझ में आ रहा है? वो वैलिड नहीं रहता कोर्ट में। तो कोई भी इंसान, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है, वो आपको आपके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, आपको आप ही के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। पुलिस को सबूत चाहिए होगा, अगर सबूत मिल जाए तो पनिशमेंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। पुलिस आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आपको आप ही के अगेंस्ट गवाही देना पड़े। मतलब मैं अरेस्टेड हूँ, मैं बोलूँ कि हाँ जी मैंने ही क्राइम किया, इस प्रकार से मैं बोलूँ, ऐसा पुलिस ऑफिसर बोल रहा है मेरे को बोलने के लिए, ये नहीं हो सकता। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, सिंपल लिख लो एक बार, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इंग्लिश में लिख लो। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ठीक है, हो चुका है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी लिख लो, अगर नहीं सुना है आपने तो फिर से रिवाइंड करो वीडियो, फिर से सुन लो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन में लिखो, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है,
आप विटनेस नहीं बन सकते, आप ही के अगेंस्ट में आप विटनेस नहीं बन सकते। ये कौन कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अगर आप एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट होते ना तो मैं आपको और डिटेली समझाता, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है अभी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में दोबारा आपको पढ़ना होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन आपको एमसीक्यू के हिसाब से पढ़ना होगा, इसलिए मैं एमसीक्यू के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? चलो, ये हो चुका है, ये हो चुका है अपना आर्टिकल 20। अभी करेंगे हम लोग आर्टिकल 21। सर कितना करेंगे आज के दिन? पूरा करवा डालेंगे। हाँ, आर्टिकल्स कंप्लीट कर देंगे। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन, देखो, नो पर्सन शैल बी deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law, इसका मतलब क्या, मैं अब सब समझाता हूं आपको। यहां पर बोले कि भैया आपको आपका पर्सनल फ्रीडम कोई भी नहीं छीन सकता, पर्सनल लिबर्टी कोई भी नहीं छीन सकता आपसे। आप अपने जीवन को जीने का पूरा अधिकार रखते हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, पकड़ लो आप सोए हो खटिया के ऊपर आपके घर में, और एक पुलिस ऑफिसर बैठा है आप ही के रूम के अंदर, बोल रहा है कि मेरे को देखना है तू कैसे सोता है, या फिर कोई भी इंसान, तो क्या आपके पर्सनल लिबर्टी को हैम्पर हो रहा है? हाँ जी, हैम्पर हो रहा है। तो क्या ये मना है? हाँ जी, ये मना है। लेकिन एक चीज़ बताओ आप, क्या हम लोग किसी क्रिमिनल के अगेंस्ट ये कर सकते हैं? हाँ जी, क्रिमिनल के अगेंस्ट ज़रूर किया जा सकता है। ठीक है, क्रिमिनल के अगेंस्ट किया जा सकता है। केस है, फटाफट लिख लो, केस का नाम लिख लो, खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें बोला गया कि भैया खरक सिंह था एक क्रिमिनल, यूपी पुलिस को डाउट था, सारा टाइम नहाते धोते सोते सब टाइम इसके ऊपर नज़र रखता था पुलिस। ठीक है, खरक सिंह, इसका पर्सनल लिबर्टी हो गया चूर चूर। तो क्या ये केस कर दिया, इसमें किसमें केस किया? कोर्ट में। तो इसमें सुनाया गया, बोला कि भैया कोर्ट हेल्ड इन दिस केस, लिख लो फटाफट यहाँ पे, कोर्ट हेल्ड इन दिस केस दैट पुलिस कैन keep a watch, keep a watch मतलब देखना, घड़ी वाला वॉच नहीं, देखना, वॉच ऑन एंटी सोशल पीपल एंड बैड कैरेक्टर। समझा? अगर आप एंटी सोशल पीपल हो या फिर आपका कैरेक्टर खराब है तो पुलिस वॉच आपको निगरानी में रख सकता है, समझ में आ रहा है? सो दैट आप नॉर्मल पब्लिक को हार्म ना करो। समझ में आ चुका है? ये हो जाएगा आर्टिकल 21। सांसें लेते रहो, बहुत ही कम बचा है। आर्टिकल 22 हम लोग करेंगे अभी। आर्टिकल 22, आर्टिकल क्या बताइए ना, आर्टिकल 22 क्या बताया? आर्टिकल 22 में बोले प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। क्या बोले? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिलना। किस प्रकार का प्रोटेक्शन है? नंबर 1। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, आप लिखो, मैं बोलता हूं। अ पर्सन who is arrested cannot be detained in custody unless he has been informed. किस चीज का इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड्स
किस कारण आपको अरेस्ट किया जा रहा है, ये बोले बगैर आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ठीक है। तो क्या है, अ पर्सन हु इज अरेस्टेड कैनॉट बी डिटेन्ड इन कस्टडी, ठीक है, आपको कस्टडी में नहीं लिया जा सकता अंटिल ही हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड कि भैया आपका ग्राउंड्स क्या है अरेस्ट का, काहे आपको अरेस्ट कर रहे हैं पुलिस, ठीक है, पहला, ठीक है। फिर है राइट टू कंसल्ट, राइट टू कंसल्ट, अब किसको कंसल्ट करेगा, लीगल प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर मतलब लॉयर को। आपके पास पूरा राइट है, आप अपने लॉयर के साथ बात कर सकते हो, ठीक है। आप अगर आपको अरेस्ट कर लिया ना तो आप उनको बोल सकते हो कि भैया मेरे को मेरे लॉयर के साथ बात करना है, ठीक है, यह बोल सकते हो, और वो लोग डिटेन नहीं कर सकते। दूसरा चीज़, ठीक है, आपके अरेस्ट करने के 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास, MAGISTRAT, मजिस्ट्रेट के पास आपको लेकर जाना होगा 24 आवर्स के अंदर अंदर, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको जो है मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना होगा। एक्सक्लूडिंग द ट्रैवल टाइम, एक्सक्लूडिंग द ट्रैवल टाइम, ये 24 आवर्स में ट्रैवल टाइम नहीं आता। अगर लो आपको अरेस्ट किया गया है सीरिया से, तो वहाँ से इंडिया आने में समय लगेगा ना, तो उसमें तो भैया 1-2 दिन लग जाएगा, तो इसमें तो 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने कैसे आपको प्रस्तुत करें। तो इसलिए बोला जाता है कि ट्रैवल टाइम को छोड़ के जैसे ही आपको लॉकर में लेकर जाएं, तब 24 आवर के अंदर आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास सामने पेश करना ही होगा। यह है आर्टिकल 22 आपके राइट्स। तो देख लो अच्छे से, अगर फ्यूचर में कभी कभार जेल जाना पड़ा, बुरी बात नहीं है भैया, कोई भी झूठा केस भी कर सकते हैं आपके ऊपर, तो हिम्मत मत हारना, आपको लॉ पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, आर्टिकल 22 हो चुका है। इसमें और एक चीज बताएं, बोले प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्या बोले, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि आपका जेल टाइम था 6 महीने, ठीक है, क्या आपको 6 महीने से ज़्यादा जेल में रख सकते हैं हम लोग? हाँ जी रख सकते हैं, हाँ जी रख सकते हैं। कितना टाइम के लिए? 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए रख सकते। उसके बियॉन्ड अगर आपको रखना होगा ना, मैं जेलर हूँ, मैंने 6 महीने आपको रखा, मेरे को लगता है कि आपको 3 महीना और ज़्यादा रखना चाहिए, तो मैं रख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको अगर लग रहा है, मेरे को अगर लग रहा है कि मेरे को 4 महीना आपको ज़्यादा रखना है, 5 महीना आपको ज़्यादा रखना है, तो मेरे को ऑर्डर जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को ऑर्डर लेना होगा, जहाँ पे अप्रूवल, मतलब अप्रूवल लेना होगा। किससे अप्रूवल लेंगे? हाँ जी, एडवाइजरी बोर्ड का, ADVISO एडवाइजरी बोर्ड का हम लोग जो है लेंगे, अप्रूवल लेंगे। समझ में आ रहा है। और एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन बैठेंगे भैया? जज बैठेंगे ना, हाँ जी, हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज बैठेगा। समझ में आ रहा है। सर ये 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना काहे हमको एक्स्ट्रा टाइम बिताने के लिए बोल रहे हो? क्योंकि मैं जेलर हूँ, मैं तो सब कुछ सुनता हूँ। मैंने सुना पिछली रात कि आप प्लान कर रहे हो, जैसे ही निकलोगे आप सिटी मॉल में या फिर सिटी सेंटर में बम ब्लास्ट कर दोगे, तो भैया हम आपको रोक लेंगे। नहीं, प्लान चौपट आपका हो गया ख़त्म। समझ में आ रहा है। यह है प्रिवेंटिव मतलब आपको डिटेन करना। समझ में आ रहा है? हाँ जी, डिटेन करना, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, स्कूल में डिटेन हुए हो ना होमवर्क के लिए, उसी प्रकार का प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 में क्या बताया? बोले कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। भाई मेरे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आर्टिकल 23 बचा है ना, 24 नहीं, 23 बचा है। ये 22 था, 23 एंड 24 दोनों ही बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का। अब इसमें क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24
दोनों ही एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट बात करता है, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। समझ में आ रहा है 23 एंड 24। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, 24 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है कि ह्यूमन बीइंग का परचेस एंड सेल नहीं होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग का परचेस एंड सेल नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आर्टिकल 24 क्या कहता है? चिल्ड्रन को मना कर दिया ना, चिल्ड्रन को मना कर दिया है, 14 साल के नीचे के चिल्ड्रंस को मना कर दिया फ्रॉम वर्किंग कहाँ पे? हाँ जी, फ्रॉम वर्किंग इन फैक्ट्री और माइन, फैक्ट्री और माइन और हैजर्डियस प्रोसेसेस में, हैजर्डियस प्रोसेसेस में हम लोग काम नहीं करवा सकते 14 साल के नीचे वाले बच्चे को। सर लेकिन हम लोग तो देखते हैं घर में जो मेड वगैरह जो होता है ना, वो बच्ची रहती है सर 12 साल 13 साल का, तो ये पॉसिबल है? हाँ वो पॉसिबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ मना किया गया है फ्रॉम वर्किंग इन फैक्ट्री माइन एंड हैजर्डियस प्रोसेस। समझ में आ रहा है? और अगर आप 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल की उम्र के बच्चों को घर में रख रहे हो फॉर हेल्पिंग हैंड, ठीक है, तो इतना रिस्पॉन्सिबल बनो कि उनका एजुकेशनल बेसिक एजुकेशन जो है उनका हो पाए। समझ में आ रहा है? तो आर्टिकल 23 एंड 24 जो है ये ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 25 का, ठीक है, आर्टिकल 25 का। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 देता है रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम का मतलब होता है कोई भी धर्म आप पालन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी आप हिंदुइज्म फॉलो कर सकते हो, आप इस्लाम फॉलो कर सकते हो, आप जैनिज्म फॉलो कर सकते हो, कोई भी, ठीक है। ये रिलीजियस फ्रीडम देता है आपको। कौन देता है बताइए ना? आर्टिकल 25 स्पेसिफिकली क्या कहता है? स्पेसिफिकली कहता है नंबर 1 राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का मतलब होता है रिलीजियस फेथ रखना, इनर बिलीफ रखना कि मैं मानता हूँ बुद्धा है, मैं मानता हूँ शिवा है, मैं मानता हूँ जो है गणेश है, मैं मानता हूँ हनुमान है। इस प्रकार का मतलब रिलीजियस अपने आप बिलीव करना। समझ में आ रहा है? तो रिलीजियस फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। एंड दूसरा एंड क्या बताइए? राइट फ्रीली टू कन्फेस, राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट का मतलब ये होता है कि आप तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो, लेकिन आप प्रोफेस भी कर रहे हो, प्रोपोगेट भी कर रहे हो। जैसे कि आप लोगों को बता रहे हो, आप लोगों को कृष्ण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे हो, आप लोगों के क्रिश्चियनिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोफेस करना, पीसफुली करना। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं बंदूक के नोक पे आप बोल रहे हो भैया कन्वर्ट हो जा ना, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो प्रोफेस कर सकते हो, समझा सकते हो लोगों को कि ऐसा है, ये है, वो है। वो फॉलो करेंगे नहीं करेंगे वो उनके ऊपर है, राइट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइनली हम लोग एकदम लास्ट पोर्शन पे आ चुके हैं। आर्टिकल 26 देखेंगे। आर्टिकल 26 बहुत ब्यूटीफुल सा चीज़ कहता है रिलीजियस लोगों के लिए। समझो, ये ग्रांट करता है टू एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और सेक्ट, मतलब रिलीजियस कैटेगरी के लोगों को, ठीक है, द राइट ऑफ नंबर 1 पहला टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। फटाफट लिख डालो, मैं बता रहा हूं। टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, मतलब आप इंस्टीट्यूशन बना सकते हो, ठीक है, आप इंस्टीट्यूशन बना सकते हो रिलीजियस पर्पस के लिए। आप इंस्टीट्यूशन बना सकते हो रिलीजियस पर्पस के लिए, आप कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हो रिलीजियस पर्पस के लिए, है कि नहीं। तो आप किसी भी
प्रकार का जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए बना सकते हो, ठीक है। टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, ये हो गया नंबर 1, लिख दिए आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, मेंटेन इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, ठीक है, मेंटेन ओन अफेयर्स, ठीक है। नंबर 3 क्या है बताइए, ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप ओन कर सकते हो, अक्वायर कर सकते हो, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और उनको एडमिनिस्टर भी कर सकते हो इन अकॉर्डेंस ऑफ लॉ। उसके बाद चौथा वाला लिख डालो, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, खत्म बात, समझा। रिलीजियस के ऊपर पूरा है आर्टिकल 26, ठीक है। आर्टिकल 27 तो सीधा सीधा बोलता है कि ये प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आर्टिकल 27 कहता है भैया टैक्स पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो टैक्स फॉर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। क्या आज तक आपने किसी भी मस्जिद, मंदिर, चर्च को टैक्स पेमेंट करते हुए देखा है? नहीं ना, तो यही बात है, ठीक है। हाँ जी, अच्छा। फिर आर्टिकल 28 प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रोहिबिट करना रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये हमेशा चॉइस बाय चॉइस रहता है, सर्टेन लिख देते हैं, सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वहां पे आप जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। वहां पे सब इक्वलिटी रहता है, सब इक्वल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये आर्टिकल 28 हो चुका है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, फटाफट। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना, समझ में आ रहा है? हाँ जी। ये किस प्रकार का इंटरेस्ट होगा? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का इंटरेस्ट, क्या बताइए ना, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 क्या कहता है? अंडर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। तो इसमें क्या बोला ये जाता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इसमें क्या बोला जाता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोले कि नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट। इसका मतलब क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। ये एक फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ इंडिया में, ठीक है। इंडिया में फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म ज़्यादा है, ठीक है। तो हिंदू स्कूल जो है ये एक हिंदू स्कूल है, ठीक है, एक हिंदू स्कूल है। इसमें फंड जाता है 2 करोड़ एवरी ईयर, ठीक है। इसी के बाजू में एक क्रिश्चियन स्कूल है, इसमें फंड जाता है 10 लाख। भाई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सर, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है? या तो डिनाई कर देना कि भैया आप क्रिश्चियन हो, आप माइनॉरिटी हो, यहाँ पे आपको नहीं देने वाले हम लोग, इस प्रकार से डिनाई कर देना। इस प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आ चुका है? अच्छा, आर्टिकल 29 हो चुका है। 30, आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है सीधा सीधा बात, बोले कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू, क्या बताइए ना, establish and administer educational institutions आप लिख लेना, हैंड राइटिंग के ऊपर मत जाओ, आप आराम से लिख लो, ठीक है। तो माइनॉरिटीज को बोला गया है कि भैया आप अपने हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये राइट देता है आपने का आर्टिकल 30। आर्टिकल 31 रिमूव हो चुका है ना, आर्टिकल 32 लास्टली फाइनली कहता है। आर्टिकल जो 32 है वो फाइनली हमको क्या देता है बताइए ना? आर्टिकल 32 क्या देता है? हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट छीना जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ में आ रहा है?
तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बोले सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्लाई टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 फॉर हिज फंडामेंटल राइट। तो आप हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकते हो फॉर योर फंडामेंटल राइट्स, फॉर फाइटिंग फॉर योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसका एक ब्यूटीफुल नोट मैं प्रिपेयर करके नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, उस नोट्स को आपको पढ़ लेना है एग्जामिनेशन से पहले और आपका बोलबाला हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन ये चैप्टर ख़त्म नहीं होता, और एक वीडियो लेक्चर लगेगा इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने में। ठीक है, तो और एक वीडियो के साथ ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।